गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपको पढ़ाऊँगी मेन फिजियोक्रेट्स थिंकर्स। हमने फिजियोक्रेट्स के बारे में पढ़ा और जो नेचुरली जो फिजियोक्रेट्स के द्वारा छोटे छोटे जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो थ्योरी दी गई हैं, उनके बारे में बताया। और फिर मैंने आपको बताया कि प्रकृतिवाद की समाप्ति के क्या क्या कारण थे। आज हम पढ़ेंगे कि जो जो प्रकृतिवाद के समय जो विचारक आए हैं, जो इकोनॉमिक्स आए हैं, उन्होंने कौन कौन से अपने विचार दिए इकोनॉमी को आगे को बढ़ाने के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, 256 या 300 तक आप लोग स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों ने ये जो हम गूगल क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं 75 या 78 स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया है। बट जो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, उसमें मेरा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को जो मैं दे रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग प्रेजेंट बहुत कम बच्चे हैं। कभी 8 हैं, कभी 9 हैं, कभी 16 है शुरू में। तो ये सारे स्टूडेंट जो आप लोग अपनी उसमें कमेंट देते हैं, इट्स मीन्स कि आप प्रेजेंट हैं। अब हम ये सोच के आपको लेक्चर दे रहे हैं कि आप इन्हें सुन रहे हैं, गेन कर रहे हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बट अगर आप ये कोशिश भी नहीं कर रहे हैं तो ऑल इज वेल, आप ही अपना अच्छा समझ सकते हैं, बुरा भी समझ सकते हैं। जो इतने भी बच्चे अपने क्लास कमेंट्स मुझे दे रहे हैं, वो मैं मान के चल रही हूँ कि आप क्लास में प्रेजेंट हैं। उनको मैं अपने जो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें लिख रही हूँ और आपको प्रेजेंट दे रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को अब हम असाइनमेंट भी देंगे और क्लास टेस्ट जो होगा या जो क्लास की अटेंडेंस है उसके मार्क्स आपको पता है 5 मार्क्स होते हैं, वो भी मैं इसमें जोड़ूंगी। तो आप लोग अपना देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आप लोग लेक्चर को सुनिए, लेक्चर से अपना नॉलेज बढ़ाइए। ये तो आपके एक मॉरल थॉट हो गया मेरी तरफ से कि आप लोग अटेंडेंस अपनी दीजिए। अब हम कोर्स पे आते हैं। मैं आपको पढ़ाऊँगी प्रकृतिवाद विचारक। तो सबसे पहले हम जो प्रकृतिवादक विचारक हुए हैं, हम जो आपके सिलेबस में हैं फिजियोक्रेट्स अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं आपको सबसे पहले रॉबर्ट जैक्स टर्गो के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इनके बारे में हल्का फुल्का हम जान लेते हैं, इनके थॉट जानने के बारे में पहले, कि जो रॉबर्ट जैक्स टर्गो हैं, इनका जो कार्यकाल समय है या जब ये दुनिया में आए और जब दुनिया से अलविदा किया, वो इनका टाइम है 1727 से 1781। अब टर्गो का जो बर्थ है या जो जन्म है 1727 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। ये फ्रांस के पेरिस शहर में जन्मे थे। उस समय प्रकृतिवादी संप्रदाय में जो कहने के बाद नाम आता था, कई हमने कहने के थॉट आपको बताए हैं, तो कहने के बाद जिनका नाम आता था वो थे रॉबर्ट जैक्स टर्गो। तो टर्गो ने प्रकृतिवादी सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने अनेक स्थलों में अपने अलग अलग थॉट्स, अपने मौलिक विचार दिए। सर्वप्रथम यह जो 16वीं सेंचुरी के लुई के एक शासनकाल में एक पिछड़ा प्रांत था, वहाँ का इनको गवर्नर भी बनाया गया। बाद में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, वित्त मंत्री पद पर भी रहे। इन पदों पर रहकर इन्होंने जो आर्थिक कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी, आगे बढ़ाने की जो एक मुहिम थी उसको किया और निर्धनों की दशा सुधारने के लिए इन्होंने लगातार प्रयत्न किए हैं। तो जो रॉबर्ट जैक्स टर्गो हैं, उन्होंने 1748 में, यानी कि आप इनके बर्थ से लगाइए, बर्थ है इनका 1727 और 1748 21 के करीब एज रही होगी। इतनी छोटी एज में इन्होंने अपनी पहली बुक लिख ली थी, जिस बुक का नाम था मुद्रा के संबंध में इन्होंने जो बुक लिखी थी, रिफ्लेक्शन ऑन द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये इन्होंने इसके बारे में लिखा था और बाद में ये जो इनकी बुक थी यही इनकी महान रचना के रूप में उभर के आई, जिसमें इन्होंने फिर से ऐड किए अपने थॉट 1776 में। तो इस प्रकार से ये एडम स्मिथ के ही समकालीन थे और जेड रिस्ट के समय भी थे। तो टर्गो ने प्रकृतिवाद के बारे में कहा है। जो उन्होंने बातें कही हैं वो एडम स्मिथ से काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कि टर्गो ने अपने थॉट्स में किस किस को अपना महत्वपूर्ण अपनी जो सिद्धांत है उसमें किसको उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, किसके द्वारा अपने माध्यम से उन्होंने देश के विकास को आगे बढ़ाने की बात कही है। तो सबसे पहले टर्गो ने कहा कि भूमि उत्पत्ति का महत्वपूर्ण साधन है। भूमि यानी कि टर्गो ने कहा है कि भूमि को
हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान बता सकते हैं। और इसी तरह से आप जब थॉट पढ़ेंगे अभी और हम आगे को जब पढ़ेंगे तो एडम स्मिथ ने भी भूमि को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया था। तो टर्गो ने कहा है कि श्रम की भूमि के साथ साथ श्रम की उत्पत्ति का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब भूमि है तभी श्रम भी उत्पन्न होता है, भूमि से ही नेट प्रोडक्ट होता है। और उनके अनुसार भूमि जो है वो प्रतिवर्ष पर ईयर फल उत्पन्न करती है। कुछ ना कुछ प्रकृति हर वर्ष हमें देती है, परंतु जो खान हैं, जो माइंस हैं, वो फल पैदा नहीं कर सकते, परंतु प्रकृति क्या करती है, फल पैदा करती है। बट भूमि में ही माइंस हैं और वो भी क्या करती हैं, खाने स्वयं अपने आप में एक फल है, उससे हमें इनकम जनरेट उसके द्वारा भी हम करते हैं। तो इस प्रकार से टर्गो ने भूमि उत्पत्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके बाद जो उनका थॉट आता है टर्गो का, वो कहते हैं कि अनाज के स्वतंत्र व्यापार का समर्थक, जो हमारे अनाज हैं उनका स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए, उसके ही वो समर्थक थे। इसके समर्थन में उन्होंने कहा कि अनाज के स्वतंत्र व्यापार का समर्थक होना चाहिए, इसका सबको समर्थन करना चाहिए। इसके संदर्भ में उन्होंने कई कार्य किए। जब वो फ्रांस के वित्त मंत्री थे तब उन्होंने किसान की दशा सुधारने के लिए अनाज के प्रतिबंधित व्यापार को समाप्त कर दिया था। तो पहले जो प्रतिबंधित व्यापार था उसको समाप्त किया और कहा कि इसका स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए, जिससे कि आर्थिक विकास आराम से किया जा सके। नेक्स्ट जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने करों की समाप्ति की। थर्ड पॉइंट आ जाएगा करों की समाप्ति। देखिए, आप सब जानते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी स्टेट के लिए अगर हमने अच्छी तरह से उसका संचालन करना है, उसको व्यवस्थित करना है, तो हमें सबसे पहले धन की आवश्यकता होती है। तो टर्गो कहते हैं कि राज्य के संचालन के लिए कुछ हद तक वो हमारे पास धन होना चाहिए और वो धन करारोपण के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे समझ में ये आया कि टर्गो करारोपण के पक्ष में थे, परंतु जो वाणिज्यवादियों द्वारा लगाए थे, ज़्यादा कर लगा दिए गए थे, उन्होंने उसको अवैधानिक कर, उन्होंने कहा यह अवैधानिक है और उनको समाप्त कर दिया था। वाणिज्यवादी व्यवस्था में भूस्वामियों पर तो कर नहीं लगाए गए थे, परंतु कृषकों पर, जब मैंने आपको पढ़ाया था मर्केंटिलिज्म में, उसमें मैंने आपको बताया था कि उस समय के थिंकर थे, उन्होंने कहा था कि किसानों की जिनका प्रोडक्शन होता है उनके प्रोडक्शन में 30% के हिसाब से टैक्स लगाना चाहिए। तो वहाँ पर प्रकृतिवादी जब थिंकर्स आए, हमारे फिजियोक्रेट्स आए, तो तब टर्गो ने भी कहा कि संचालन करने के लिए, अपने राज्य का संचालन करने के लिए हमको मनी की आवश्यकता होती है, इसलिए टैक्सेशन जरूरी है, करारोपण जरूरी है, परंतु वे किस पे लगाया जाएगा, जो अपना भूस्वामी से, जो भूस्वामी हैं या जिनके पास कुछ न कुछ इनकम प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से आर्थिक विकास संभव हो सकेगा। इसके बाद इन्होंने जो पॉइंट दिया है, ये कहते हैं कि व्यापारिक नियंत्रणों की समाप्ति होनी चाहिए। जो ट्रेड करने पर नियंत्रण है उनको क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। तो इसको वाणिज्यवाद के ने जो किया था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को नियंत्रित कर दिया था, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उनको ही समाप्त करने के लिए टर्गो ने कहा कि कुछ ही कंपनियों को आयात करने की जो सुविधा दी गई है वो क्या है, गलत है। और तो ऐसे करने पर क्या हो जाएगी कि जहाँ पे भी ये स्थिति उत्पन्न हो, जहाँ पर भी ऐसी हम व्यवस्था संचालित करेंगे, वहाँ पर मोनोपोली की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो टर्गो ने कहा कि व्यापारिक नियंत्रणों का विरोध करना चाहिए। उनके विचार ये था कि व्यापार को अनियंत्रित छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उसका विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके बाद इन्होंने जो अपना थॉट्स दिया है वो उन्होंने कहा था मजदूरी के संबंध में। तो नेक्स्ट थॉट आ जाएगा मजदूरी के संबंध में विचार। प्रकृतिवादियों ने मजदूरी के सिद्धांत की रचना तो नहीं की, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने इसे बनाया, परंतु उन्होंने कहीं कहीं मजदूरों की मजदूरी की बात अवश्य कही है। तो टर्गो ने भी कहा कि मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी तो अवश्य मिलनी चाहिए
ताकि वो लोग अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सके। तो जो उनके ये विचार थे, जीवन निर्वाह और मजदूरी के सिद्धांत ये आपस में मेल खाते हैं, इसलिए इन्होंने मजदूरी के सिद्धांत को महत्व दिया है, ताकि उनके जो जीने की का स्तर है या जीवन स्तर है उसको थोड़ा ऊंचा उठाया जा सके, वो आसानी से 2 समय का भोजन कर सके। इसके बाद जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है तरगो ने, वो इन्होंने इंटरेस्ट के बारे में बताया, ब्याज से संबंधित विचार। तरगो ब्याज के लेन देन को उचित समझते थे। ब्याज की दर कैसे निर्धारित होगी, इसके बारे में तरगो का कहना था कि अनाज की कीमतों में वृद्धि होती है, तो अगर अनाज की कीमतों में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर भी बढ़ जाएगी, और कीमतों में कमी होती है तो ब्याज की दर भी कम हो जाएगी। तो तरगो जो थे वो इंटरेस्ट में भी क्या थे, इंटरेस्टेड थे इंटरेस्ट पॉलिसी में, यानी कि ब्याज के सिद्धांत पे वो इंटरेस्ट रखते थे। तो उनको कहना था ब्याज इस ढंग से लगाया जाएगा कि जिस तरह से अनाज बिकेगा, अनाज की कीमत में बढ़ती जाएंगी तो ब्याज भी बढ़ा देना चाहिए, और जस्ट इसके अपोजिट अगर कीमतें कम होंगी तो ब्याज को भी कम कर देना चाहिए। ये उनके अपने विचार थे। इसके बाद इन्होंने दिया पॉपुलेशन से संबंधित अपनी थॉट, जनसंख्या संबंधी विचार, थॉट्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें तरगो ने बताया, वो भी जितने भी पुराने क्लासिकल इकोनॉमिक्स रहे हैं, हमने देखा बच्चों, वो लोग जनसंख्या को पॉजिटिविटी लेते थे, पॉजिटिव के साथ लेते थे कि जनसंख्या के प्रति वो भी क्या होते थे, आशावान थे। तो उसी तरह से तरगो भी जनसंख्या के प्रति आशावान थे। वो अत्यधिक जनसंख्या से कभी भी भयभीत नहीं होते थे। उन्होंने जनसंख्या के घटने बढ़ने का संबंध भी कृषि के घटने बढ़ने से ही लगाया था। वो मानते थे कि अगर कृषि बढ़ रही है तो जनसंख्या भी बढ़ रही है, घट रही है तो जनसंख्या भी घट रही है। यानी कि आप इस थॉट को ऐसे समझेंगे कि व्यक्ति के पास अगर इनकम आ रही है तो वो अपने परिवार को बढ़ाने की क्षमता रखता है। वो सोचता है कि मैं अपने जो आने वाली जनरेशन है उसको मैं पाल सकता हूँ, और अगर उसके पास धन की कमी हो रही है, कृषि नहीं हो रही है, तो वो अपनी परिवार को सीमित रखने की सोचता है। तो इस तरह से इन्होंने जनसंख्या के प्रति ये काफ़ी आशावान थी। एंड लास्ट इन्होंने जो अपना तरगो ने विचार दिया है वो है मूल्य संबंधी विचार। अब देखिए, जो मूल्य संबंधी विचार इन्होंने दिए हैं तो तरगो ने उसको 2 भागों में बांट के बताया कि आधारभूत मूल्य और प्रचलित मूल्य। 2 तरह से हम इसको समझा सकते हैं, एक है आधारभूत मूल्य, दूसरा है प्रचलित मूल्य। तो 2 संबंध में इन्होंने विचार दिया। उनके अनुसार आधार मूल्य वस्तु की लागत से तय होता है। ठीक है, जो आधार मूल्य कैसे लागत होता है, कैसे निर्धारित होता है, जो भी वस्तु है उसकी लागत से, यानी कि उसको बनाने में जो हमारी कॉस्ट हुई है। जैसे हमने जो भी प्रोडक्शन किया है, अगर हम एक जूते का उत्पादन करते हैं तो उस जूते को बनाने में, उस शूज के प्रोडक्ट करने में जितनी उसमें कीमत लगी है वो उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। तो उसको यहाँ पर उन्होंने आधारभूत मूल्य कहा है। और इसके अपोजिट उन्होंने कहा कि जबकि प्रचलित मूल्य क्रेताओं और विक्रेताओं के सौदा करने की शक्ति पर निर्भर करता है, और जो कॉस्ट आ गई उसके बाद हम उसको कितने में बेच रहे हैं और क्रेता उसको कितने में ले रहा है, जो ये निर्धारित करता है वो उसका प्रचलित मूल्य कहलाएगा। यानी कि जो भी हम देखते हैं व्यवहारिक चीज़ है, बाज़ार में जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम बायर सेलर्स दोनों जो भी हैं आपस में क्या करते हैं, डिस्कशन, बार्गेनिंग वाला सिस्टम करते हैं और एक प्रचलित मूल्य में उसको बेचा जाता है। आपने सुना भी होगा कि दुकानदार कहता है नहीं इसकी तो इतनी कॉस्ट ही है, इसमें मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। तो 2 तरह से उन्होंने मूल्य संबंधी विचार बांटे हैं, आधारभूत मूल्य और प्रचलित मूल्य संबंधी विचार। तो इस प्रकार से प्रकृतिवादी सिद्धांत में आपने देखा कि तरगो ने अपने विचार इस तरह से प्रस्तुत किए, जो कि आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, और जो समझ में नहीं आए क्लास कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको और समझाऊंगी और अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट थिंकर है हमारे फिजियोक्रेट्स से। याद रखिएगा, जो मैं थिंकर पढ़ा रही हूँ आपको प्रकृतिवाद के समय के पढ़ा रही हूँ। तो दूसरे थिंकर्स में आपको बताना चाहूँगी सर विलियम पेटी। सर विलियम पेटी का जो कार्यकाल है बच्चों वो 1623 से 1685 तक का कार्यकाल है। तो यानी कि
1623 में इनका क्या हुआ है, बर्थ हुआ है। ये आयरलैंड में पैदा हुए स्टूडेंट्स और काफ़ी गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके फादर दर्जी थे और परिवार इनका निर्धन था, परंतु ये बहुत ज़्यादा विलक्षण बुद्धि के पैदा हुए थे। ये काफ़ी इनके पास बुद्धिमत्ता के साथ ये दुनिया में आए थे। इनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था। इस व्यक्ति को ये ऑलराउंडर थे, आप ऐसा कह सकते हैं। इनको हर क्षेत्र का ज्ञान था। ये ऑलराउंडर थे। ये एक डॉक्टर भी थे, ये फिलोसफर भी थे, इकोनॉमिक्स भी थे, ये एक पॉलिटिशियन भी थे। ये लैंग्वेज में भी इनका बहुत ज़्यादा अपनी पकड़ थी। ये भाषा शास्त्री भी इसे कह सकते हैं। ये एक टीचर भी थे। इसके साथ साथ एक म्यूजिशियन भी थे। ये बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी थे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो सर विलियम पेटी हैं वो ऑलराउंडर व्यक्ति थे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो इनके संदर्भ में एक बड़े अर्थशास्त्री सैमुअल पेपिस जो हुए हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने इतना बुद्धिमत्ता आदमी आज तक नहीं देखा, इतना ब्रेनी इंसान उन्होंने आज तक नहीं दिया। सर विलियम पेटी के लिए ये सैमुअलसन ने बोला था। तो पेटो के जो आर्थिक विचार थे इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए, जो उन्होंने अपने थॉट्स दिए हैं, इन्होंने सबसे पहले थॉट्स जो दिया है वो इन्होंने कहा कि आर्थिक शक्ति को राज्यों के हाथ में केंद्रित करना चाहिए। तो पेरेटो ने कहा कि जो आर्थिक सिद्धांत की पूरी आर्थिक शक्ति है वो राज्य को सौंप देनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि राज्य को शक्तिशाली बनाकर राष्ट्र को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित कर सकते हैं। अगर सारी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या होगी, राज्य के हाथ में आ जाएगी, तो राज्य की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो बाहरी आक्रमण होंगे, युद्ध होंगे, उनसे वो अपनी रक्षा करने में स्टेट सक्षम होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कई उस समय अपने कार्यक्रम भी बनाए थे कि कैसे इसको हम लागू कर सकते हैं। इन्होंने इसके बाद दिए हैं मजदूरी संबंधी विचार। पेटी ने मजदूरी के बारे में जो विचार दिए स्टूडेंट्स, बाद में अर्थशास्त्रियों ने उन्हीं को एक प्रेरणा स्वरूप, उन्हीं को प्रेरणा मानकर अपने अन्य सिद्धांत भी दिए हैं। तो मजदूरी के सिद्धांत में उनका मत था कि श्रम का मूल्य उसके द्वारा उत्पादित की गई वस्तु पर निर्भर करता है। तो जो लेबर जिस मजदूरी में, जिस प्रोडक्ट में कार्य कर रहा है, उस प्रोडक्ट की जो कीमत है उसके ही अकॉर्डिंग उसकी मजदूरी निर्धारित होनी चाहिए। अगर हम बहुत महंगा सामान कोई लेबर कार्य कर रहा है जिससे कि जो बाज़ार में बिकने पर काफ़ी कीमत प्राप्त होगी, तो उसकी मजदूरी भी ज़्यादा होनी चाहिए। और जो आसानी से प्रोडक्ट हो जा रहा है, जिसमें कीमत कम में बिक रहा है और बहुत आसानी से जिसका प्रोडक्ट हो जाता है, तो ऐसे मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी भी कम होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने बात की थी भूमि सुधार कार्यक्रम की। तो पेटी बेकार और बंजर भूमि को, जो बेकार है, जो जिसे बंजर मान लिया जाता है, जहाँ पर भूमि उपजाऊ नहीं थी, ऐसी भूमि को उपजाऊ बनाने के पक्ष में थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ऐसा कैसे किया जा सकता है? ऐसा करने के लिए वह कृषि का विकास करके अनाज व कच्चे माल की उत्पादन लागत घटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो वहाँ की जनता है कि जहाँ पे, तो वहाँ जो ज़मीन को निष्क्रिय मान लिया गया, जो अनुपजाऊ है, जो बेकार है, उस ज़मीन को उन्होंने कहा प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ाओ, उसमें कार्य करो। और उसके लिए कृषि और कच्चे अनाज की क्या करेंगे, जो हम बीज हैं वो हैं, उसकी कॉस्ट क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि लोग उसको लेकर बोना चाहें। तो लागत घटा देंगे, जिससे कि वहाँ पर जो निर्मित माल है वो भी क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और जब निर्मित माल सस्ता होगा तो हम उसको निर्यात भी कर सकते हैं, आसानी से उसको निर्यात कर सकते हैं। तो भूमि सुधार कार्यक्रम के बारे में इन्होंने अपने थॉट्स इस तरह से दिए। फिर इन्होंने भी टैक्सेशन से संबंधित कहा कि पेरेटो ने करारोपण संबंधी के जो भी विचार दिए, उनका जो कंक्लूजन है वो ये है कि व्यक्ति को अपने धन तथा संपत्ति के अनुसार ही राजकीय कोष में योगदान देना चाहिए। ठीक है, जो हम वर्तमान में भी यही पॉलिसी है कि जो जिस बैंड पे आता है उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स देता है। तो वो यही बात पेटी ने इतने वर्षों पूर्व कही
कि देखिए कि जिसका जितनी इनकम है, जिसके जितना व्यक्ति कमा रहा है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी संपत्ति के अकॉर्डिंग राजकोष में पैसा जमा कर दे। तो टैक्सेशन के समर्थक ये भी थे और बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है कि अगर आपको कोई भी देश चलाना है, स्टेट चलाना है, परिवार चलाना है, छोटी से छोटी इकाई भी चलानी है, धन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है और ये हमें निर्धारित करना होता है कि किस तरह से हम धन का मैनेजमेंट करें। तो देश को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए टैक्सेशन अति आवश्यक है। इस तरह से इन्होंने पैटी ने भी बताया कि जिसके पास जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग राजकोष में जमा कर देना चाहिए। नेक्स्ट आएगा कि उत्पादन संबंधी विचार। प्रोडक्ट्स के संबंध में इन्होंने अपने विचार दिए। देखिए भूमि के बारे में दे दिए, मजदूरी के बारे में दे दिए, टैक्सेशन के बारे में बता दिया। अब ये कह रहे हैं कि उत्पादन के संबंध में इनके क्या विचार थे। देखिए जो पैटी थे उसने उत्पादन के संबंध में जो विचार दिए हैं उनके अनुसार उन्होंने कहा कि भूमि की अपेक्षा श्रम का ऊंचा स्थान है। जो भूमि है उससे ज़्यादा श्रम को महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो अपने परिश्रम के द्वारा, वो अपने कार्यों के द्वारा उसमें प्रोडक्ट उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट उत्पादन उसके ही परिश्रम के फलस्वरूप हो रहा है। उन्होंने अपने थॉट्स में लिखा है कि श्रम संपत्ति का पिता एवं सक्रिय कारण है, जबकि भूमि उसकी माता है। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो लेबर है वो क्या है, जो भी संपत्ति प्राप्त होती है, जो भूमि है उसके जो वो कार्य कर रहा है यानी कि श्रम, वो पिता के एक सक्रिय पिता है, जबकि भूमि उसकी माता है। तो इस तरह से उनके विचार थे। उन्होंने श्रम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, महत्व को से आंका, परंतु जो श्रमिक की दशा को सुधारने में कोई व्यवहारिक योजना वो नहीं बना पाए। बट ये उनका ज़रूर उन्होंने उनको इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दी लेबर की। और बात भी सही है बच्चों, अगर लेबर कार्य नहीं करेगा तो उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ देखिए सोने चांदी का महत्व, जो मर्केंटिलिज्म के समय से ख़त्म होने के बाद प्रकृतिवाद उत्पन्न हुआ, तो कहीं ना कहीं सर विलियम पैटी ने भी सोने चांदी को महत्व को दिया। क्यों दिया? देखिए वो प्रत्येक दिशा में अपने देश को विदेशों से सोना चांदी प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि विदेशों से इसी संबंध में व्यापार संभव हो सके, इसलिए वो ऐसा चाहते थे। विदेशी व्यापार सोने चांदी के ही रूप में होता था, क्योंकि यही एक अंतिम साधन था, जो कि ये इसलिए कि ताकि अपने राज्य की पावर को बढ़ा सकें, अपने राज्य की शक्ति को बढ़ा सकें। तो पैटी ने कहा बच्चों कि व्यापार का अंतिम व महान प्रभाव धन में वृद्धि करना ही नहीं है, बल्कि सोना, चांदी, जवाहरात या जितने भी बहुमूल्य पदार्थ हैं उनकी वृद्धि करनी चाहिए, न कि नाशवान है, यानी कि जो नाशवान हो जा रहा उन्हीं का नहीं, बल्कि सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे, बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उनको भी स्टेट की रक्षा करने के लिए हमारे पास होना ज़रूरी है। तो इस समय वो सोने चांदी का महत्व ट्रेड के, या हम कह सकते हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने भी सोने चांदी को इम्पोर्टेंस दी। इसके साथ साथ फिर जब सोना चांदी हमारे पास आया तो उन्होंने कहा विदेशी व्यापार के संबंध में अपने थॉट्स दिए। तो विदेशी व्यापार के जो इम्पोर्टेंस है उसको ये बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इन्होंने उसको बहुत महत्व दिया। तो पैटी ने इंग्लैंड और आयरलैंड की भौगोलिक बनावट तथा वहाँ के संसाधनों से राज्य को शक्तिशाली ही नहीं बनाया, बल्कि विदेशी व्यापार से अपने देश को भी शक्तिशाली बनाना चाहते थे। वो जैसा इंग्लैंड और आयरलैंड की भौगोलिक वहाँ का जोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर था, जो वहाँ की बनावट थी, उससे वो कहते थे कि उसके वहाँ के संसाधनों से राज्य को शक्तिशाली नहीं बनाया जा सकता था। तो वो शक्तिशाली बनाने के लिए क्या चाहते थे कि आयरलैंड को शक्तिशाली तभी बनाया जा सकता है जबकि हमारे पास हम एक दूसरे देश से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। एकदम से हम इंग्लैंड के बराबर नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और यदि यूरोपीय देश विदेशी व्यापार नहीं करते, तो अगर नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या। इस तरह से ये लोग चाहते थे। ये प्रश्न उनके सामने था कि अगर विदेशी व्यापार नहीं किया जाएगा तो खाएंगे क्या, का मतलब है कि इकोनॉमी कैसे चलेगी, कैसे पूरे
देश का विकास होगा। तो इन्होंने विदेशी व्यापार के लिए कहा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान है, तो वो करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर इन्होंने अपना जो लास्ट पॉइंट दिया है, उन्होंने कहा अनुकूल विदेशी व्यापार होना चाहिए। अनुकूल विदेशी व्यापार में पैटी जो थे अन्य वाणिज्यवादियों की तरह से विदेशी व्यापार को अपने पक्ष में रखने के समर्थक थे कि विदेशी व्यापार अपने पक्ष में हो, यानी कि प्रॉफिट के साथ किया जा सके। उन्होंने इसके लिए अनेक उपाय भी बताए थे। जो उपाय उन्होंने बताए वो इन्होंने कहे कि जैसे आयातों की ऊंची दर पर कर लगाना चाहिए, टैक्स को ज़्यादा जब हम कहीं से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कुछ कंपनियों को लाइसेंस भी देना चाहिए, तो आसानी से वो नहीं कर सके व्यापार, लाइसेंस के थ्रू करना चाहिए। तो ये इन्होंने बताया कि अनुकूल विदेशी व्यापार भी होना चाहिए और अनेक प्रकार के जो नियंत्रण थे व्यापार करने में उनका इन्होंने इन्होंने समर्थन भी किया कि कुछ वस्तुओं के व्यापार में नियंत्रण होना भी आवश्यक है। तो इस तरह से सर विलियम पैटी ने अपने विचारों के द्वारा, अपने प्रकृतिवादी विचारों के द्वारा प्रकृति को महत्व देते हुए कैसे अपने देश को, अपने राज्य को शक्तिशाली बना सकते हैं, इस संबंध में थॉट दिए। तो जो थॉट उनके थे उसमें हमने देखा कि उन्होंने पॉपुलेशन को भी सपोर्ट किया, टैक्सेशन को भी किया, उसके साथ साथ इकोनॉमिक कंट्रोल भी करनी थी, रेंट, इंटरेस्ट, इन सब के बारे में उन्होंने कुछ न कुछ बातें कही, इन संबंध के बारे में उन्होंने अपने विचार दिए। तो इन विचारों के साथ साथ बच्चों इन्होंने इसी संदर्भ में कई पुस्तकें भी लिखी। ये पुस्तकें इन्होंने वही प्रकृतिवाद के समर्थन में लिखी कि प्रकृतिवाद के साथ साथ भूमि को महत्व देकर, लेबर को महत्व देकर इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से इन्होंने अपने सर विलियम पैटी ने अपने थॉट्स दिए। अब इसमें बताओ जॉन लॉक के हैं और डेविड ह्यूम के हैं। तो आज आप लोग इतने थॉट जो मैंने 2 बताए हैं इनको अच्छी तरह से सुन लीजिएगा और कहीं पर कन्फ्यूजन है तो फिर पूछिएगा। इसलिए आप मैं यहीं पर करती हूँ। फिर 2 थॉट हम फिजियोक्रेट्स के कल हम इसमें डिस्कस करेंगे, आपको मैं करूँगी। तो आज इतना ही करते हैं। गुड डे।